अब ये गोल्डन मोमेंट आएगा कब? अरे साहब, आप किसी शादी में बैठे हैं, आपको अगर कोई पूछेगा तो आप क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, भागिए आप यहां से, खबरदार हमारे पास ऐसी बात ना करिए। वो तो ऐसी बात करेगा नहीं। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, पॉलिटिकल लाइफ में हैं आप, तो आप ऐसी बात कर ही नहीं सकते हैं, आपकी ये मजबूरी है। तो चंद्रकांत पाटिल ने जब हम कहा कि हम उस गोल्डन मोमेंट के इंतजार में हैं, तो शिवसेना उद्धव के तमाम बैटरी जो हैं वो लग गए ये प्रचारित करने में कि अब तो हमारी बात बन गई। अब बात बन गई, कैसे बन गई भाई? तो भास्कर जाधव और विनायक राउत, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया कि हाँ, हम लोगों का तो बहुत पुराना अलायंस है, हम लोग तो डिपेंडेबल अलाय हैं, हम लोग तो साथ साथ चल सकते हैं। और इस सबको हवा देने के लिए शिवसेना उद्धव में एक नाच करने वाला नेता भी है, जो नाचते रहता है साहब। अब वो नाचने वाला नेता कौन है? मैंने सिर्फ इशारा किया और आप समझ गए। आप भी लाल बुझक्कर से कम है नहीं, आप फौरन समझ गए कि वो नाचने वाला नेता कौन है। मैं बात कर रहा हूं संजय राउत का। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो एकनाथ शिंदे को बनाया था उन्होंने पिछले टर्म में, यही डिमांड तो मैं कर रहा था, यही डिमांड तो हमारी पार्टी कर रही थी, और इस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम गठबंधन तोड़ के चले गए। और आखिर में उन्होंने एकनाथ शिंदे को स्वीकार कर लिया। आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले आपको कई बार ये रेफरेंस दे चुका हूं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री 2019 में नहीं बनना चाहते थे। ये बेटे की गुंडागर्दी थी और पत्नी का दबाव था कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए ये सारा तिकड़म करना पड़ा। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि पार्टी की कमान वो सुपर पावर बन करके रहें, अल्ट्रा हाई कमान बन करके रहें, और उनके इशारे पर जिस प्रकार से कि बाला साहब ठाकरे अपनी राजनीति चलाते थे, उद्धव ठाकरे भी राजनीति को नियंत्रित करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री के रूप में बैठे रहेंगे। ये उनकी मंशा थी। लेकिन उधर आदित्य ठाकरे को तो सचिन बाजी को ज्वाइन कराना था, बहुत सारे कुकर्म करने थे, ड्रग का काम करना था। तो ये सारे काम में जब तक कमांड अपने हाथ में ना हो जाए तब तक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो यही सब बात इनको समझाया और कहा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही मौका है। अब आपको 56 सीटें आ गई हैं साहब। देखिए, 56 सीट वाली पार्टी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया। तो बेटे ने बाप को समझाया कि यही मौका है जब आप बार्गेन कर लें, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में नहीं है, आगे किसने देखा है। तो राजनीति में इतना जो शॉर्ट साइट होता है, ये 30-34 वर्ष के नौजवान के चक्कर में ये 60 साल के व्यक्ति, 62 साल के व्यक्ति आ गए, 62-65 साल के व्यक्ति इनके झांसे में आ गए, अपने बेटे के झांसे में आ गए, अपनी पत्नी के झांसे में आ गए, और ऐसे ही सलाहकार के झांसे में आ गए जिन्होंने कहा कि हाँ, एक बार मुख्यमंत्री बन जाइए, फिर तो वक्त के साथ सारी चीजें भुला दी जाती हैं। आपने जो धोखा दिया ये अब इतिहास का विषय हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, वो इतिहास का विषय बना नहीं। महाराष्ट्र की जनता ने याद रखा, लोकसभा में मोदी जी के खिलाफ नाराजगी थी तो वहां मोदी जी के खिलाफ वोट पड़ा, केंद्र सरकार की नाराजगी के थी तो उसके खिलाफ वोट पड़ा। लेकिन अपनी नाराजगी को नरेंद्र मोदी ने विधानसभा आते आते न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब यह हुआ कि वो जनता को जाकर के कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि साहब, आपने लोकसभा में हमें तो शिकस्त दे दी है, लेकिन विधानसभा में अगर आप उन्हें लाएंगे जिनको जिनको आपने देख लिया है, परख लिया है, तो महाराष्ट्र में कोहराम मच जाएगा। महाराष्ट्र महाराष्ट्र रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। ये ड्रग माफियाओं का, ये अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा केंद्र हो जाएगा, और इसको संघ और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी कामयाब रहे इसको समझाने में। और लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात पर, संघ की बात पर भरोसा किया और झोली भर दी। 132 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी, जो अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक कभी नहीं हुआ। तो यह काम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में करेक्ट किया खुद को।
कोर्स करेक्शन जिसको आप कहते हैं, कि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई थी उसका कोर्स करेक्शन कर लिया विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, और इतनी अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब इस सफलता के बाद से ही बेचैनी इधर बाप बेटे के कैंप में बढ़ी। अब संजय राउत जो है वो एक तवलची हैं और नाचने वाले हैं, पॉलिटिकल उसको कहते हैं, पॉलिटिकल डांसर कह सकते हैं। तो संजय राउत पॉलिटिकल डांस शुरू कर दिया कि हाँ हमारा तो स्वाभाविक अलायंस था, और अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 में उद्धव जी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेती तो हमें बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, हमारा अलायंस बरकरार रहता। जो आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये हमारे माननीय संजय जी राउत कह रहे हैं, पॉलिटिकल डांसर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मान जाती एकनाथ सिंह, लेकिन मानी क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कुछ और चल रहा था। और अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को तोड़ना चाहती थी और वो इस अपने अपने मकसद में कामयाब रह गए। साजिश तो वो कहते ही हैं, लेकिन वो तो साजिश कहेंगे। अब मेरे जैसे लोग या दूसरे लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल इस बात को एनालिसिस करेंगे, वो कहेंगे साजिश नहीं है, ये एक मकसद था भारतीय जनता पार्टी का कि शिवसेना को कमजोर किया जाए, और वो कमजोर तभी हो सकता है जबकि उसकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया जाए। और अमित शाह और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने अपने मकसद को पूरा कर लिया। कितनी भी रणनीति उनको बनानी पड़ी, रणनीति उन्होंने बनाया, और इसमें जाहिर है देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही होगी। इन लोगों ने रणनीति बना करके शिवसेना को तोड़ दिया, और तोड़ा तो ऐसा नहीं कि दो फाड़ हुआ, तोड़ा तो 1/3 से टूट गया। 39 एमएलए चले गए उनके साथ। तो ये जो तोड़ना था उसको संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पहले थी कि हमें तोड़ देना, हमें कमजोर करना, और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री के दावे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। भाई जब प्री अलायंस था, इलेक्शन के पहले का अलायंस था, और उसमें यह तय हुई थी बात कि जो बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। स्वाभाविक है साहब, 105-6 सीट लाने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं हो और 56 सीट लाने वाली पार्टी कहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये अस्वाभाविक जो डिमांड था उसको भारतीय जनता पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। तो संजय राउत कह रहे हैं इसलिए हमें अलायंस तोड़ना पड़ा। साहब चलिए, अलायंस तोड़ना पड़ा, अलायंस तोड़ने का यह तो मतलब नहीं है कि जिस विचारधारा के खिलाफ आपकी पार्टी खड़ी हुई पिछले 35-40 वर्षों से, जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे की थी, जिस बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण में अपनी आहुति दी, बाबरी विध्वंस में जाकर के उन्होंने अपनी आहुति दी, उन्होंने गर्व से कहना शुरू कर दिया कि बाबरी विध्वंस हमारे शिव सैनिकों ने किया था। वो अकेली पार्टी थी जो साफ साफ कहती थी कि बाबरी विध्वंस के लिए शिव सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, हमें उस पर गर्व है।